दोस्तों नमस्कार। कर्ज में डूबते भारत के बारे में आपको कोई जानकारी है? क्या आपको पता है कि इस देश में से कितनी विदेशी पूंजी इस दौर में निकाल ली गई? क्या आपको जानकारी है कि सरकार जो सब्सिडी अलग अलग क्षेत्रों में देती है वह कितनी कम कर दी गई है? क्या आपको जानकारी है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और जिस डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार हवा से बातें करना चाहती थी वो सब कुछ ठहर सा गया है? क्या वाकई आपको जानकारी है कि इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार जो अभी तक ये मानती रही कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से आ जाएगा, निजीकरण से आ जाएगा, लेकिन जब वहां से भी पैसा रुक गया तो जो चीज बिकती नहीं है उसको गिरवी रख दीजिए और कर्ज उठा लीजिए। और कर्ज लौटाएगा कौन? शायद कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से 2023 के मार्च तक, जी ये फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, 100 लाख करोड़ रुपया भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज के तौर पर उठा चुकी होगी। उसका लगभग 99% हिस्सा उठा चुकी है। तो कर्ज में डूबे हुए भारत की अनकही कहानी आज आप सुन लीजिए, क्योंकि आप तो इस देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सियासत में उलझे रह गए। इस देश के भीतर में सियासत प्रोडक्शन यानी उत्पादन पर ध्यान नहीं देती है। इस देश के भीतर की सियासत इस देश की अर्थव्यवस्था को हाशिए पर ढकेलती नहीं है, बल्कि कर्ज लेकर इस देश को कर्ज में डुबो देती है। लौटाएगा कौन? पैसा लौटेगा कैसे? और जब लौटेगा नहीं तो जिन्होंने पैसा भारत को दिया है वह किस रूप में भारत से पैसे की वसूली करेंगे? क्या वो अपनी नीतियों को भारत में लागू करा देंगे? और उनकी नीतियां इस देश के मजदूरों के, किसानों के या इस देश के नागरिकों के हक में नहीं होगी, वो कॉरपोरेट के हक में होगी। ठीक वैसे ही जैसे इस देश को चलाने के लिए सरकार के रोज रोज आंकड़े आते हैं, देखिए जीएसटी से इतनी कमाई हो गई, लेकिन सरकार यह नहीं बताती है कि टैक्स के दायरे में जीएसटी के जरिए इस देश के हर नागरिक को लाया जा चुका है। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स इसी दौर में कम कैसे हो गया? कॉरपोरेट को कौन सी रियायत दी जाती है? कॉरपोरेट के साथ सरकार क्यों खड़ी हो जाती है? इन सारी बातों पर गौर आज करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के सामने एक सवाल मंदी का भी है, रिसेशन। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह माना जा रहा है कि जितना नोट छापना था छाप लिए, महंगाई जो बढ़ रही थी उस पर काबू लाने के लिए इंटरेस्ट रेट जो बैंकों का बढ़ाना था बढ़ा लिए। अब सामने मंदी मंडराने लगी है, और मंदी का मतलब क्या होता है वह भी भारत जैसे देश में, खासतौर से तब जब अर्थव्यवस्था डामाडोल हो और उस दिशा में कोई ध्यान देने की स्थिति में ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस रिसेशन और मंदी के मद्देनजर आज इस बात पर भी गौर कर लीजिएगा कि 2008 में जब मंदी आई थी समूची दुनिया गोते लगा रही थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इसीलिए संभल गई क्योंकि भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर और भारत की एक पैरेलल इकोनॉमी जो नोटबंदी के बाद बंद हो गई, और हमारा एग्रीकल्चर, इन सभी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया था। मौजूदा वक्त में तो हर चीज की कीमत लगाई जा रही है और उस कीमत के आसरे बताया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी किस तरीके से सरपट दौड़ रही है। तो जरा अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को पहले समझ लीजिए, क्योंकि मंदी का मतलब 3-4 बातों को लेकर बड़े गौर करने की जरूरत है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पूरे तरीके से रुक जाता है जब मंदी आती है। भारत में अभी से जो विदेशी इन्वेस्टमेंट था, खासतौर से शेयर बाजार में ही, सिर्फ 2022 साल में जनवरी से जून तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा निकाला जा चुका है। दूसरा सवाल आता है कि जो भी उपभोग और लेन देन की जो परिस्थितियां होती है उसमें एक झटके में कमी आ जाती है, कंपनियां बंद हो जाती है, प्रोडक्शन रुकने लगता है और रोजगार खत्म होने की स्थिति में देश आने लगते हैं। यह मंदी की दूसरी परिस्थिति है। तीसरी स्थिति होती है कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। जो भी बैंकों से कर्ज लिया गया हो, किसी आम व्यक्ति ने लिया हो, चाहे गाड़ी का लोन लिया हो, घर का लोन लिया हो, या बड़ी कंपनियों ने लोन लिया हो, चाहे पावर सेक्टर के लिए लोन लिया हो, चाहे रियल एस्टेट के लिए उन्होंने लोन लिया हो, मंदी के दौर में कर्ज लौटाना मुश्किल होते चला जाता है। और इसका असर उस बैड लोन पर पड़ता है, उस एनपीए पर पड़ता है जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिकेट तो कर रहा है, अपनी रिपोर्ट में जिक्र तो कर रहा है कि यह बढ़ेगा,
और लौटाने की परिस्थितियां लोगों के साथ और मुश्किल होगी कह तो रहा है, लेकिन सरकार और सत्ता सियासत में मशगूल है। चौथी परिस्थिति आती है जो और खतरनाक है। इस दौर में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होती है। आप कहेंगे कॉरपोरेट दिवालिया हुआ तो क्या हुआ? सवाल कॉरपोरेट का नहीं है, उस कॉरपोरेट से जुड़े हुए रोजगार खत्म हो जाते हैं। वह कॉरपोरेट अपनी पूंजी के आश्रय नहीं चल रहा होता है, बल्कि बैंकों में जो हमारा और आपका पैसा जमा होता है, इस देश का पैसा जमा होता है, वह उसने कर्ज पर उठाया हुआ होता है। और मंदी के दायरे में वो पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज की तारीख में भारत के भीतर जो बैड लोन की गिरफ्त में है वो 60% से ज्यादा है। तो मंदी की आशंका से दुनिया ग्रसित है और भारत उसके लिए कितना तैयार है या भारत सियासत में उलझा हुआ है, इन परिस्थितियों पर इसलिए गौर करने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि जो रिसेशन या मंदी को लेकर सवाल थे, यह नई परिस्थिति की मंदी की दिशा में दुनिया बढ़ रही है, क्योंकि उसके सामने कुछ सवाल लगातार बीते 5-6 महीनों से हैं। उसमें कोरोना महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था का डामाडोल होना दुनिया के सामने एक सवाल था। तो उस स्थिति को दुनिया ने देख लिया है। जो आपूर्ति श्रृंखला थी वो बाधित हुई है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज का संकट पैदा हुआ है, भोजन की कमी महसूस की जा रही है और ऊर्जा की कीमत, चाहे डीजल पेट्रोल के आश्रय ले या एनर्जी के तौर पर ले, उसकी कीमत दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। सामान्य तौर पर जो रिसेशन होता था वो इन परिस्थितियों के इर्द गिर्द रेंगता था। नई परिस्थितियों का जो आकलन किया जा रहा है उसमें महंगाई का बढ़ना है, कमाई का नहीं होना है, रोजगार का घट जाना है, लेन देन कम होते चले जाना है, दिवालिया होने की परिस्थितियों का बढ़ते चले जाना है, बैंकों का एनपीए या बैड लोन और बढ़ते चला जाएगा और कर्ज में डूबे हुए देश और ज्यादा कर्ज लेने की स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक सच यहां पर यह भी है, दुनिया पैसा बांटने से कोताही नहीं बरतती है, खासतौर से भारत जैसे विकासशील या गरीब देश को लेकर। और शायद यही वो परिस्थितियां हैं जिसके दायरे में हम आप सियासत में उलझे रह गए। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट की जानकारी आती है कि 31 मार्च 2022 तक जो भारत के ऊपर कुल लाइबिलिटी है, जिसको हम लोग कर्ज कहते हैं, वह 133 लाख करोड़ से ज्यादा की है। 133 लाख करोड़ जी। अगर उससे ठीक पहले के क्वार्टर में जब आप चले जाएंगे, 31 दिसंबर को देखेंगे, तो यह 128 लाख करोड़ था। 128 से 133 लाख करोड़ आ गए, यानी 3 महीने में 5 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया। उससे पहले के 3 महीने में आइएगा तब 125 लाख करोड़ था, उसमें 3 लाख करोड़ और बढ़ा था। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल यह है कि इस दौर में कर्ज जिस रूप में लगातार बढ़ते चला जा रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय कर्ज जिस समय मोदी सत्ता सरकार में आई थी तब 53 लाख करोड़ हुआ करता था। और आरबीआई के अपनी रिपोर्ट इस बात की जानकारी देती है कि मार्च 2023 तक यह कर्ज 155 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा, यानी 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज मोदी सत्ता ने बीते 9 बरस में लिया होगा 2023 के मार्च तक। और अभी की जो स्थिति है उसमें इस बात का जिक्र है कि यह लगभग 150 से नीचे की परिस्थिति में झूल रहा है। 133 मार्च तक हुआ था, उसके बाद हर महीने जो रफ्तार है, ये रफ्तार बड़ी तेज है। तो क्या कोई सरकार अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के आश्रय देश को चला सकती है? और सियासत में मशगूल सत्ताएं जब इस देश के भीतर में चुनाव जीतती चली जा रही हो और गारंटी इस बात की हो कि दुनिया कर्ज देने को तैयार है और भारत इस बात के लिए तैयार हो चला हो कि कर्ज आते चला जाएगा और उसमें हम डुबकी लगाते चले जाएंगे, तो इसका असर कहां कहां, कैसे कैसे, किस रूप में हो रहा है, यह आकलन इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी तादाद में इस दौर में जो इक्विटी का पैसा लगा हुआ था, विदेशी पैसा जो शेयर बाजार में लगा हुआ था, सिर्फ जनवरी से जून तक 2,17,358 करोड़ रुपया इन्होंने निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि इनको इंटरेस्ट रेट अमेरिका में ज्यादा मिलने लगा, वहां पर भी मंदी की परिस्थितियां हैं, महंगाई दर है, तो इंटरेस्ट रेट बैंकों ने बढ़ाया, ये अपना पैसा वापस ले जा रहे हैं। दुनिया तैयार हो रही है, क्या भारत तैयार है इस रिसेशन को लेकर, इस मंदी को लेकर?
सिर्फ जून के महीने का जिक्र करें, जो बीता महीना सबसे सियासत वाला महीना रहा, उस महीने का गौर कीजिए तो शेयर बाजार से जो इक्विटी का पैसा, विदेशी पैसा लगा हुआ था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, वो 50,203 करोड़ रुपए इस दौर में निकाले गए। और अगर इस 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर को आप देखिएगा, यानी अप्रैल मई जून, 1,07,340 करोड़ इस दौर में निकाले गए। उससे पहले के 3 महीनों में 1,10,000 करोड़ रुपए निकाले गए। इस रूप में अगर पैसा भारत से निकल रहा है और विदेशी निवेश जो आना चाहता था वो नहीं आ पा रहा है, किसी भी सेक्टर में नहीं आ पा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कम कर दिया गया है, तो व्यापक असर भारत की अर्थव्यवस्था पर लगातार पड़ रहा है। लेकिन उस दिशा में कोई देखे नहीं, इसके लिए व्यवस्था की जाती है उस सियासत ताने बाने की, जिस सियासत ताने बाने में हर कोई उलझ कर रह जाए। क्योंकि इसका असर कितना व्यापक है यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए, सरकार अपने तौर पर जो भी अपने लिए और जनता के लिए संवाद बनाने के मद्देनजर सब्सिडी देती है, योजनाओं का ऐलान करती है, जो जमीन से जुड़े हुए मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको लेकर जो ऐलान करती है, वहां पर भी सरकार की स्थिति नाजुक हो गई है। मसलन मनरेगा में पिछली बार की तुलना में 98,000 पिछले साल था, इस बार घट के ये 73,000 करोड़ हो गया। आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी जैसी जगह में जितनी बड़ी तादाद में देश में जुड़े हुए हैं, उसमें 20,000 करोड़ था, उसमें बढ़ाया कितना गया? सिर्फ 263 करोड़। 20,263 करोड़ यानी 1% बढ़ा। महंगाई दर कितनी इस दौर में बढ़ गई? 5 से 6% बढ़ती चली गई। रुपया वैल्यू कम होता चला गया। बाजार में सामान खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ती चली गई, जो कमाई है वो कम होती चली गई, क्योंकि पैसा नहीं है और इकोनॉमी को संभाल पाने की स्थितियां नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ा गुणगान किया जाता है, उसमें भी बजट कम करना पड़ा। पिछले साल 20,390 करोड़ था, उसको कम करके 20,000 करोड़ पर ले आए। उज्ज्वला योजना बड़ा गुणगान होता है कि घर घर हमने सिलेंडर पहुंचा दिया। जरा उसकी आंकलन समझिए, 1,618 करोड़ पिछले साल था, इस बरस उसकी स्थिति नाजुक हो गई है और वो आधा कम कर दिया गया, यानी 800 करोड़ पे आ गया। स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट वह भी कम हो गया, जो 88,665 करोड़ था, उससे घटकर 87,251 करोड़ आ गया। सरकार अपने तौर पर दस्तावेज में दिखाती है 89,000 करोड़, यानी बताती है हमने लगभग 1,000 करोड़ रुपया बढ़ाया है। लेकिन जब आप दस्तावेजों को देखिएगा तो वो आपको कम ही नजर आएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ोतरी जरूर की गई है, 88,000 से 1,04,000 करोड़ किया गया, लेकिन ये पूरा पैसा कहीं भी हायर एजुकेशन में नहीं गया। हम अभी भी मिड डे मील और इस देश के भीतर में वेतन और पेंशन और इमारतों के रख रखाव में ही उलझे रह गए, क्योंकि जो 1,04,000 करोड़ रुपया है वह छात्रों पर जो खर्च होना चाहिए वह सिर्फ 10,000 से 12,000 करोड़ के बीच में है। बाकी पैसा नहीं खर्च होता है, वो खर्च होता है वेतन पर, पेंशन पर, इमारतों पर, रखरखाव पर, कर्ज लौटाने को लेकर। ये सारी परिस्थितियां, यानी इस दौर में जो खाद की सब्सिडी, खाद्य सामग्री की जो अनाज पर सब्सिडी थी 28% कम हो गई, पैसा नहीं है। उर्वरक की सब्सिडी 25% कम हो गई, पैसा नहीं है। पेट्रोलियम की सब्सिडी 11% कम की गई, पैसा नहीं है। यहां पर सवाल आया तब जीएसटी कैसे बढ़ रहा है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हर प्रोडक्ट इस देश में जीएसटी के दायरे में आए। वह दूध हो, वो शहद हो, वह कुछ बिस्कुट हो, वो कलम हो, कुछ भी हो, जो भी आप सोच सकते हैं उसको जीएसटी के दायरे में लाया गया। अब न्यूनतम जरूरतों के सामान को इस देश की जनता तो खरीदेगी, और जीएसटी अगर सरकार का बढ़ रहा है तो सरकार जीएसटी से ही चल रही है, क्योंकि जीएसटी का इजाफा 1,40,44,000 करोड़ तक का जाना और कॉरपोरेट टैक्स का कम हो जाना, यानी जिस कॉरपोरेट के वसूली के आसरे देश की इकोनॉमी एक राहत महसूस करती थी, झटके में उस इकोनॉमी में बड़ा शिफ्ट लाया गया है। सवाल है कि रिसेशन का जो असर पड़ता है वह कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। इन पर जब असर पड़ता है तो इसके रिफ्लेक्शंस बैंक में दिखाई देते हैं, और बैंकों पर जब असर पड़ना शुरू होता है तो जनता उससे प्रभावित हो जाती है। इन सारी परिस्थितियों में जो सामान होता है वो और महंगा हो जाता है, खरीद के लिए पैसा लोगों की जेब में और कम हो जाता है, बैंक इंटरेस्ट दे नहीं पाते हैं, लगातार लोन देना और कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों के भीतर में अब के रिसेशन के लिए क्या वाकई भारत तैयार है?
या वो सियासत में उलझा रहेगा। हम यहाँ पर 2008 का खासतौर पर इसलिए जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि दुनिया के सामने जब मंदी 2008 में उभर कर आई तो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका से कहा था हम आपके यहाँ के 50 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा संकट नहीं है क्योंकि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ऑर्गेनाइज था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर की जो पूरे के पूरी इकोनॉमी थी वो अपने तरीके से फल फूल रही थी और उस पर कोई हमला नहीं था। हमारी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी वह भी एक लिहाज से बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी और उससे जुड़ा हुआ भारत का जो तबका है वह इस देश का 90% तबका है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। बाकी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, जिसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, जिसको जॉब चाहिए, वह तो चंद लोग हैं, हथेलियों में गिने जाने वाले लोग हैं। गिनिएगा तो उनकी संख्या कभी भी 5 करोड़ से आगे बढ़ नहीं पाएगी। संकट किस पे आने वाला है? जो टैक्स पेयर है। संकट किस पे आने वाला है? जो इंडस्ट्री चला रहा है। संकट किस पे आने वाला है? जो एमएसएमई की पूरी कतार है। संकट किस पे आने वाला है? जो कॉरपोरेट है। लेकिन यह सब आज की तारीख में गवर्नमेंट की जो कैपिटलिज्म की पॉलिसी है उसमें वह लोन लेकर तैयार खड़े हैं और बैंकों की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट इस बात की दिशा में भी इंगित करती है कि दरअसल लगातार जो कर्ज बढ़ रहा है उसमें खर्चा पूरा करने के लिए हर जगह से पैसा जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो बीच का रास्ता हम लोग लगातार अपना रहे थे कि मोनेटाइज कीजिए हर चीज़ को और सेल करना शुरू कीजिए, उसमें और मुश्किल आती चली जाएगी। और आरबीआई ने एक जगह अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दरअसल कर्ज के आश्रय देश नहीं चल पाता। ये बड़ा छोटा पैरा है, लेकिन कर्ज के आश्रय देश नहीं चल पाता है तो 2014 मई का महीना भारत के ऊपर कर्ज था 53,10,000 करोड़ का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और बढ़ते बढ़ते वो अब की स्थिति में जो माना जा रहा है मार्च 2000 जो इंडिकेट किया गया है आरबीआई के जरिए कि मार्च 2023 तक 155,30,000 करोड़ रुपया भारत के ऊपर जो विदेशी कर्ज होगा वो हो जाएगा। और उसका एक एनालिसिस और शानदार किया गया है कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है वह अगर समान रूप से सबको बांट दी जाए, यानी उसमें अंबानीज अडानीज भी आएँ और उड़ीसा के ट्राइबल्स भी आ जाएं, झारखंड के ट्राइबल्स भी आ जाएं, मुंबई में रहने वाला कोई गरीब भी आ जाए, दिल्ली का बेरोजगार भी आ जाए, सबकी आय अगर एक बराबर ले आइए तो भारत में प्रति व्यक्ति आय तब होगी 1,87,000 रुपये। लेकिन जो कर्ज होगा वह 1,13,055 रुपये का कर्ज होगा। तो कर्ज लगातार बढ़ते चला जा रहा है और जो पूरी जीडीपी का 60% हमारा कर्ज में डूबा हुआ है पूरे तरीके से। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि आप $5 ट्रिलियन के सपने किस रूप में देख रहे हैं। दुनिया पैसा देने को तैयार है और दुनिया की पॉलिसीज को आप अपने यहाँ रिफॉर्म के शब्द में लागू कराने की सोच के साथ आ जाइए, क्योंकि 2014 के बाद से जितने भी रिफॉर्म जिस जिस क्षेत्र में हुए हैं, चाहे वो कंपनी रिफॉर्म हो, चाहे लेबर रिफॉर्म हो, चाहे एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म हो, हर रिफॉर्म की परिस्थिति को देखिए तो मैक्सिमम रिफॉर्म आपको सर्विस सेक्टर में दिखाई देगा। उसके बाद जब आप रिफॉर्म की दिशा में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कॉरपोरेट और इंडस्ट्री उसके दायरे में आनी शुरू होगी। इन दोनों परिस्थितियों में रिफॉर्म के बाद भी यह अभी भी 2014 से ज्यादा बेहतर क्यों नहीं हो पाए, यह एक पहला सवाल है। सवाल यह नहीं है कि मनमोहन सिंह का काल बहुत शानदार काल था, सवाल है कि मान लीजिए वो बदतर काल भी था, लेकिन उस बदतर काल से भी और ज्यादा बदतर होने की स्थिति रिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल करने के बाद, मार्केट इकोनॉमी को अपनाने के बाद, वर्ल्ड बैंक और दुनिया की आईएमएफ की जो पॉलिसीज है उसको अपनाने के बाद, और इन सब के बीच अपना जो फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार का होता है उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं अगर बच पा रहा है और सरकार को पैसा हर हाल में चाहिए और टैक्स के अलावे कोई दूसरा रास्ता सरकार को सूझता नहीं है, तो मतलब साफ है दुनिया उस रिसेशन से डर रही है, भारत उस रिसेशन से बुरी परिस्थितियों में कूद चुका है और वो लगातार बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है।
लेकिन सियासत इस देश के भीतर में ऐसी है जो पानी नहीं देखती है अर्थव्यवस्था की, वह बाहर की उस जमीन को देखती है। जिस जमीन पर काबिज हो जाएं तो फिर यहां का पानी भी देख लेंगे। इस मिजाज में यह राजनीति भारत के भीतर चल रही है, क्योंकि इसका अगला हिस्सा इस देश के भीतर में हमारी फिजिकल डेफिसिट के साथ भी जुड़ा हुआ है। मुद्रास्फीति जो होती है वह भी जुड़ा हुआ है। वह भी जिस रूप में मार्च के अंत तक का जो टारगेट नजर आया वो 12.3%, जो पिछले साल 8.2% था, वह भी सोचिए 4% बढ़ गया और 2,03,921 करोड़ के घाटे में है हमारा जो फेशियल डेफिसिट है। जो एनपीए को लेकर सवाल था, जिस बैड लोन का हम जिक्र कर रहे थे कि सब पैसा ले लेते हैं, कोई लौटाता नहीं, लौटाए कैसे? इकोनॉमी की साइकिल थम सी गई है। अर्थव्यवस्था का अगर पहिया रुका हुआ रहेगा तो एक तरफ से लोग पैसा लेंगे, दूसरी तरफ से लौटाना मुश्किल होगा। बैंक की बुक ठीक करने के लिए जिसका प्रयास सरकार लगातार कर रही है और इस बात को बता भी रही है कि देखिए हमने 5.9% तक एनपीए का परसेंटेज बैंकों का ले आए हैं। आरबीआई कह रही है ठीक है ले आए हैं, लेकिन अगर उसी लिहाज से चलते रहे तो भी हम मार्च 2023 में 9.5% तक पहुंच जाएंगे जो हमारा एनपीए है, यानी फिर से वही स्थिति आ जाएगी। तो इस दौर में जो आपने रिटर्न ऑफ किया है, उस रिटर्न ऑफ की चुकता कौन करेगा? उस पैसे को कहां से कौन लाएगा? कोई जवाब किसी के पास नहीं है। इस दौर में जो पब्लिक सेक्टर का एनपीए है वो 7.6% से बढ़कर मार्च 2023 तक 10.5%, 10.5% तक हो जाएगा। प्राइवेट बैंक 3.7% एनपीए है, वो बढ़कर 5.7% हो जाएगा। और इन सब के बीच जो व्यवस्था की जा रही है कि जो बैड लोन होता है वो NARCL जिसको कहते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन को लिमिटेड, उसके माध्यम से चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं। तो क्या मौजूदा वक्त में अर्थव्यवस्था को सिर्फ इसलिए मैनेज करने का काम किया जा रहा है कि जिससे गवर्नेंस चलती हुई दिखाई दे या चलती रहे, बाकियों के हिस्से में कुछ नहीं आए? यानी जिनके पास सरकारी नौकरी है, जिनके पास सुरक्षात्मक नौकरी है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जो गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन वाइज काम कर रहे हैं, इसमें एक बड़े अर्थशास्त्री जो सरकार से जुड़े हुए हैं ऑफ द रिकॉर्ड एक जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि सरकार का टारगेट बड़ा साफ है, पैसा इतना कम से कम आना चाहिए जिससे हमारी गवर्नेंस में कोई रुकावट ना हो, बाकी तो देश चल जाएगा। वो 5 किलो अनाज कुछ देंगे, कुछ बाकी चीज़ें, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हम लोग जारी करते रहेंगे, पॉलिटिकल वे में चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मुश्किल सबसे ये हो गई है कि जब खरीदार नहीं मिलेंगे जिसे आप बेचना चाहते हैं, और अगर खरीदार मिल जाएंगे तो वो पैसा वापस लौटाने की परिस्थिति में नहीं रहेंगे, तब आप क्या करेंगे? इसको लेकर लगातार अर्थशास्त्री जो पीएमओ में बैठते हैं मशक्कत कर रहे हैं कि इकोनॉमी को पटरी पर लाना तो दूर की बात है, लेकिन इस इकोनॉमी में गवर्नेंस को चलाए रखने की परिस्थितियां कैसे बनाई रखी जाए, सारी मशक्कत उसी बात को लेकर हो रही है। और डाटा को छोड़ दीजिए, आंकड़ों को छोड़ दीजिए, वो तो सरकार अपने तौर पर कोई भी आंकड़े रख देगी और मंत्री महोदय भी आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे, मीडिया उसे ही दिखाएगा और उसी रूप में आपके जहन में आएगा वाकई देखिए क्या शानदार है, जीएसटी कलेक्शन कितना हो गया। लेकिन इस सरकार से कभी पूछिए कॉरपोरेट का कलेक्शन कम क्यों हो गया, कॉरपोरेट टैक्स आप माफ क्यों कर देते हैं और जनता से ही वसूली क्यों करते हैं? जवाब आपको मिलेगा नहीं। दुनिया जिस रिसेशन को लेकर भयभीत है, भारत के भीतर उस रिसेशन से पहले की परिस्थितियां इतनी नाजुक है कि अगर उस रिसेशन के दायरे में भारत भी आ गया, जो आएगा ही जब दुनिया में आएगी, तो फिर वह करेंसी जो सीमा नहीं देखती है, वह बदहाली भी भारत की सीमा नहीं देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।